प्याजे के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आदत हो जाए, नहीं तो मैं कुछ थियरीज तो ऐसी हैं जिनकी सिर्फ शीट दे दूं और आप खुद प्रैक्टिस कर लें, मैं आंसर की दे दूंगी, उतना काफी रहेगा। ठीक है बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, बहुत बढ़िया विनोद, ग्रेट। तो प्याजे के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जीन प्याजे के। प्याजे की थ्योरी को भी हमने कल परसों किया था, क्योंकि प्याजे लगभग हर जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार, आंसर शीट अलग से मिल जाएगी। देखो, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, यानी जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया की जो समझ है उसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं एक्टिवली। ऐसा कौन कहता है? तो ये आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि ऐसा जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट्स जो एक्टिविटी करके, एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की समझ बनाते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। ठीक, यानी सक्रिय अधिगम करता है, या हम कहें कि अन्वेषण करता है, जो खोज करते हैं। ऐसा प्याजे की थ्योरी में हमने पढ़ा भी था। आगे बढ़ेंगे। The stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as, यानी वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में, यानी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स हैं ये कॉन्क्रीट ही तो होते हैं भाई, इनको क्या कहोगे आप? कॉन्क्रीट ही कहोगे, मूर्त ही कहोगे। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज हुई? ये स्टेज हुई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सबसे पहले अगर पूछे लॉजिक की शुरुआत कब होती है, तर्क आना शुरू कब हो जाता है? लॉजिक बिगिंस एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, ये बात, कोई दिक्कत इस बात को समझने में कहीं भी हो रही हो तो बताओ एक बार। अगर पूछ ले लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की जगह आइडियाज की बात करता, तब हम फॉर्मल ऑपरेशनल के साथ चले जाते, यानी अमूर्त चिंतन की बात हो जाती। अभी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का मतलब है जिन चीजों को आप टच या फील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ, बेसिकली ये कुछ 47 या 50 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो अब तक प्याजे के बारे में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना जरूरी है। अदरवाइज इसके अलावा जितने चाहें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इतने तो आपको आने ही चाहिए। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं? इस पे भी आप चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। भाई बौद्धिक विकास, प्याजे, स्किनर, कोहलबर्ग, एरिक्सन, कौन? तो आपको पता है कि इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का नाम भी दिया जा सकता है, कि आपकी बुद्धि कैसे विकसित होती है। इंटेलेक्ट में क्या है? आपकी सारी एबिलिटी, सोचने की, समझने की, बुद्धि में यही तो है, तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है, और इसकी बात जीन प्याजे कर रहे हैं। तो ये प्याजे द्वारा गिवन है, ये बात किसके द्वारा? प्याजे के द्वारा। ये बात क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्याजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याजे के अनुसार एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, किस स्टेज पर डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली, तर्कपूर्ण ढंग से बच्चा सोचने लगेगा किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस, यानी अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कब प्रारंभ होगा? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूं अगर आपको समस्या है तो। फॉर्मल ऑपरेशंस, बिल्कुल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल और उसके बाद की। जब भी अमूर्तता की बात आए तो आप इसी स्टेज की बात करेंगे। जब मूर्तता की बात आए, लॉजिक की बात आए, ऐसी चीजों के बारे में जिनको टच और फील किया जा सकता हो, तो आप लॉजिकल यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, जहां पे आप चीजों को टच और फील कर सकते हैं। ठीक, अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात आ जाए, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन की बात आ गई, तो सिंपल सा मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल की बात होगी। यहां बिल्कुल क्लियर है ये बात। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, ये देखो थोड़ा और जूम कर सकते हैं इसको, इतना ही जूम कर सकते हैं हद से हद, देखिए क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की पहली अवस्था में, बर्थ टू अबाउट 2 years, जो पहली अवस्था है वो कितने दिन की है, कितने टाइम पीरियड की है, जन्म से 2 वर्ष तक की है। आ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कैसे सीखता है ये पूछा है, बताइए एक बार, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कैसे पूछता है ये कह रहे हैं यहाँ पे, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। भाई पहली स्टेज में जन्म से 2 वर्ष तक एब्स्ट्रैक्ट कहां से आ गया, अमूर्त चीजें कहां से आ गई, अभी तो उसको मूर्त का भी बहुत अच्छे से नहीं पता। फिर है बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज भी नहीं आती, धीरे धीरे सीखता है। बाय यूजिंग द सेंसेस, ये बात हमारी समझ में आ रही है कि सेंसेस आर टीचर्स, यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो सेंसेस हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे की, वो उसके शिक्षक के रूप में काम करते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक वो अपनी दुनिया की समझ देखकर, सुनकर, एक्टिविटी करके बनाता है। न्यूट्रल वर्ल्ड तो कहीं से आया ही नहीं। जो पेडागोजी स्पेशल वाला बैच है, आप लोगों के नोट्स और बाकी जो नॉर्मल नोट्स होते हैं, जो पीपीटी मिलती है बाकी बैचेस में, तो वो जल्दी ही मिल जाएंगी। इस बार मैं संडे तक उसको फाइनल करके, अभी ट्रांसलेशन में भी हैं कुछ चैप्टर्स, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, ये देखो हल्का सा, वीडियो डाउनलोड कैसे हो जाएगी, अभी तो लाइव चल रहा है, लाइव तो हो जाने दो, उसके बाद ही तो डाउनलोड कर पाओगे, हैं? पहले डाउनलोड होने दो। अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया, एक मिनट रुको, मेरे कमेंट्स देख पा रही हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं आपके कमेंट्स। देखिए यार, सिंपल बात है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, एक तो इमिटेशन यानी डेफर्ड इमिटेशन, अनुकरण शुरू हो जाएगा। मेमोरी यानी मेमोरी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, तभी ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा। मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी दिमाग में चीजों का, उसके चित्र जो है वो रहने लग जाएगा। कोई खिलौना देखा तो वो धीरे धीरे दिमाग में याद रहेगा, वो मेंटली रिप्रेजेंट कर पाएगा उस चीज को, तो ये बात सही है। लॉजिकल फैशन तो बहुत बाद में आएगा, 2 साल तक के बच्चे को कहां से लॉजिक एनालाइज भी नहीं कर सकता, और सोशल इश्यूज का तो भूल ही जाओ। तो अगर आप ये बाकी के 3 ऑप्शन हटा देते, ऐसे ही आपको पता चल जाता कि आंसर ए ऑप्शन ही है, क्योंकि बाकी के 3 तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जा ही नहीं रहे बाकी के 3 ऑप्शन। समझ रहे हो ना बात? 7th क्वेश्चन पे फोकस करो एक बार, देखो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार, देखिए एक बार 7th क्वेश्चन को। कैन यू सी माई कॉमेंट्स? जी बताइए, लैपटॉप में नहीं चलेगा ये। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है पियाजे के द्वारा दी गई, सॉरी, इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी
वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज में आएगा, ये पूछा है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस स्टेज में आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किस स्टेज में आएगा वस्तु स्थायित्व। जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके कि किस स्टेज में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सेंसरी मोटर स्टेज में ही अचीव हो जाता है। और सेंसरी मोटर यानी संवेदी परक चरण ही ऐसा है जन्म से 2 वर्ष तक जहां पे इसकी कमी है। शुरुआत में 1.5 साल से पहले पहले ये अचीव नहीं होता। तो अगर पूछे कि लैक किस स्टेज में करेगा, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी किस स्टेज में होगी, तब भी आप यही जवाब देंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव किस स्टेज में हो जाएगा, तब भी आपका जवाब यही होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में ही। 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल के बीच में ये आ जाती है आपकी। देखो एक बार ये हैंग कर रहा है, लग रहा है, हाँ देखो 1.5 से 2 साल के बीच में ये आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। अच्छा प्रियंका, हमें तो नहीं पता था यार ये बात। ठीक, क्या हुआ वानी? तो यही स्टेज है जिसमें वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जो संज्ञानात्मक आपकी संरचना है उसको संशोधित कैसे करेंगे, या संशोधन वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे, मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था। मॉडिफिकेशन को कहते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन तो ऐड करना है, फिट करना है नई स्कीम में, है ना, स्कीमा तो खुद होता ही है, परसेप्शन की बात ही नहीं हुई। तो एकोमोडेशन ही कहलाएगा, यानी समायोजन कहलाएगा, जब आप मॉडिफाई करें पुराने स्कीमा में, एडजस्ट करें, मैनिपुलेट करें, ये सब चीजें एकोमोडेशन है। ऐड करना एसिमिलेशन है। ये बात सही है कि नहीं? आगे बढ़ें। Oh God, sorry. An important characteristic of formal operational stage, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। देखिए थोड़ा सर में दर्द भी है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंपल बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद एंड अबव आ जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है मैगी खा लो, मैगी से भी कोल्ड भागता है क्या? तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपकी क्लास देख रही हूँ। हाँ मेरा भी सेम ही हाल है, मेरी भी ठीक नहीं है फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ सर्दी हो गई है शायद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ सीजनल है। हाँ कोई कह रहा है कोरोना टेस्ट करा लो, नहीं यार कोरोना नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या है ना, अभी मौसम ऐसा है, अगर आप एसी चलाओ तो छींक आने लगेंगे, और इस रूम में चलाना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी लाइट्स हैं तो गर्मी हो जाती है चारों तरफ से बंद होके, तो इसलिए भी हो जाता है थोड़ा टेम्परेचर चेंज। नहीं तो मैं वैसे नहीं चला रही हूँ, वैसे तो ऐसे ही काम चला रही हूँ। देखो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल के बाद वाली, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सबको पता होना चाहिए। कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है 7 से 11 में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, सोशल थिंकिंग एज सच हमने सोशल थिंकिंग जैसा अलग से कुछ नहीं पढ़ा। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर 2 से 6 वर्ष के बीच में है। तो ये सारी बातें तो हमें क्लियर हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। इसको क्या हुआ, ये कैसे मर मर के चल रहा है? देखो which one of the following is not a part of Piaget's pre-operational stage, यानी प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। देखिए एक बार, देखिए
प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिक भी है बच्चा, अहम केंद्रित भी है, निर्जीव चीज को सजीव समझेगा, ये बात भी है। रिवर्सिबिलिटी नहीं आई अभी, वो बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, इस बात पे उसे कंफ्यूजन है। ठीक, तो कंजर्वेशन जो है यानी संरक्षण के, यदि आप 200 ml पानी को एक बड़े बर्तन से चौड़े बर्तन में डालेंगे तो वो कहेगा कि दोनों में बराबर है। ये चीज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है 7 से 11 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल में नहीं आती। ठीक, जो ये संधारण है ये 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, ना कि प्री ऑपरेशनल में। ये बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, टोटली क्लियर होगी ये बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, यानी सभी पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है किसी एक को छोड़ करके। अब वो कौन सा है, छोड़ करके कौन सा है, देखिए। दिव्य धारा ले लेंगे, दिव्य धारा ले लेंगे, अच्छी दवाई है वो। देखो, इंडक्टिव रीजनिंग किसका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो दोबारा से बता देती हूँ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, और इसके बाद वाली जो स्टेज है ना उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, उसमें डिडक्टिव आ जाती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं होगा, स्पेशल थिंकिंग भी आ जाएगी, लेकिन लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं है, संधारण का अभाव नहीं है, क्योंकि संधारण तो आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ये भी कुछ हद तक आ जाती है भाई, दिशाओं का ज्ञान होने लगता है उसको, स्पेशल थिंकिंग यही तो है, ड्राइंग वगैरह अच्छे से कर लेगा। देखिए, कोई बात नहीं कुसुम। सीता हैज लर्नड टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, सीता ने दाल चावल को हाथ से खाना सीख लिया है। ठीक है, When she is given दाल एंड राइस, जब उसको दाल और राइस मिलते हैं तो वो मिक्स करके खा लेती है। She has eating rice and दाल into her schema for doing this, भाई उसने अपने स्कीमा में, अपनी मेंटल स्कीम में चावल और दाल को खाने का क्या कर लिया है, सिमुलेट कर लिया है, अकोमोडेट कर लिया है, क्या किया है दाल चावल के खाने को, ये पूछा है यहाँ क्वेश्चन में। बताइए एक बार, कीजिए, जवाब दीजिए। एसिमुलेट कर लिया है, सिंपल, बदलाव थोड़ा ही हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है, जो एकोमोडेशन कहें, एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है, उसने तो ऐड किया है। ठीक, तो ये नहीं होगा, एसिमुलेशन होगा। ठीक, उसने ऐड कर लिया है, फिट कर लिया है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कि दाल चावल कैसे खाते हैं, और उसको मिक्स करके खा लिया, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे। रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, यानी सीखने की तत्परता से क्या मतलब है। पियाजे की थियरी रेडीनेस फॉर लर्निंग की बात करती है, और रेडीनेस फॉर लर्निंग जो है इनके कहने का मतलब है बच्चा कॉग्निटिवली मैच्योर है कि नहीं है, सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक, बताइए जी। रिया, मैं आपका कमेंट देख पा रही हूं, बिल्कुल आंसर कीजिए, दीजिए जवाब। रेडीनेस फॉर लर्निंग, रेडीनेस फॉर लर्निंग क्या है, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूअम, यानी बच्चे का प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल क्या है, वो मैच्योर है कि नहीं, तैयार है कि नहीं संज्ञानात्मक रूप से, ये बात सही है। सेटिस्फाई करना या फिर ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस अलग है, पियाजे के केस में वो लॉ ऑफ रेडीनेस है, ये रेडीनेस फॉर लर्निंग है कि बच्चा सीखने के लिए कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं है, इसलिए इसको ए ऑप्शन के साथ जोड़ते हैं हम हमेशा। आगे बढ़ेंगे। A teacher shows 2 identical glasses filled with an equal amount of juice in them, भाई 2 आइडेंटिकल ग्लासेस हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ जूस है, 2 ऐसे ग्लासेस हैं जिनमें बराबर का जूस है, दोनों में इक्वल जूस है, मान लीजिए 100 ml। ठीक है बात। She empties them in 2 different glasses of which is taller and the other one is wider, किसी और ग्लास में इसको ट्रांसफर कर दिया, एक है चौड़ा बर्तन उसमें ट्रांसफर कर दिया, एक है लंबे वाला, एक जूस को इसमें डाल दिया यहां से, दूसरे को इसके अंदर। ठीक, अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो सेम है। She empties them in 2 different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it. वो कहती है अपनी क्लास को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि किस ग्लास में
ज्यादा जूस होगा, कि इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा। ठीक, तो बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया? बच्चे ने कहा जो टॉल ग्लास है ना, जो लंबे वाला ग्लास है, इसी में जूस ज्यादा होगा, ऐसा एक बच्चे ने कहा। इस टीचर के बच्चों को डिफिकल्टी कहां हो रही है, परेशानी कहां है? रिवर्सिबिलिटी में परेशानी है, एकोमोडेशन में परेशानी है। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये तो, एकोमोडेशन और ईगोसेंट्रिज्म। या तो रिवर्सिबिलिटी है या डिसेंटरिंग है, यानी विकेंद्रीकरण है। ठीक, बच्चे को परेशानी रिवर्सिबिलिटी में नहीं है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है फॉर्म चेंज होगी, बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकती है। ठीक, हालांकि रिवर्सिबिलिटी भी जुड़ा हुआ है। कोई कह रहा है आपको सपने में देखा, बहुत अच्छा किया। इसका आंसर हम ज्यादा बेहतर जो मानते हैं वो डिसेंटरिंग मानते हैं, होने को आंसर रिवर्सिबिलिटी हो सकता है। बट अगर टेक्निकली देखें तो डिसेंट्रेशन क्या है कि बच्चा दूसरा एस्पेक्ट देख ही नहीं पा रहा एक चीज का, वो सिर्फ लंबाई पे ध्यान है, वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि चौड़ाई भी अलग चीज है। ठीक, तो डिसेंट्रेशन को हम ज्यादा बेहतर आंसर मानेंगे, और डिसेंट्रेशन के कारण ही कहीं ना कहीं रिवर्सिबिलिटी में उसको प्रॉब्लम है। तो आंसर दोनों सही हो सकते हैं अगर पेपर में आए तो, लेकिन बेहतर आंसर हमारा डिसेंटरिंग है, तो हम डिसेंटरिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, वो सेंट्रेशन हो गया, एक ही चीज पे ध्यान है, क्या? लंबाई पे। डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि चौड़ाई भी तो कोई चीज है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ। हो दोनों सही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी बहुत ज्यादा। 15 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेस डेवलपमेंटल थियोरी। पियाजे की विकासात्मक थ्योरी के अनुसार कौन सा एक फिगर है, कौन सी एक इमेज है जो ये कहती है कि पियाजे डेवलपमेंट की थ्योरी को इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से। मैंने आपको बताया था पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? ये स्टेजेस में होता है, ना कि लगातार होगा। जैसा वाइगोस्की कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो जो भी स्टेजेस की बात करेगा वो कहेगा डिसकंटिन्यूअस है, एक एक स्टेज में होकर के चलेगा, एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। मतलब ए ऑप्शन जो स्टेजेस की बात करेगा वही है पियाजे। ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे, ये स्टेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? यानी इनमें से कौन सी एक implication को हम ड्राइव नहीं कर सकते पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से, कौन सी एक बात रिलेटेड नहीं है, ये कह रहे हैं। या पियाजे किस बात से सहमत नहीं होंगे, निहितार्थ नहीं निकाल सकते हम पियाजे की थ्योरी से, बताइए। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, यानी बच्चों सीखने के लिए कितने संवेदनशील हैं, इस बात को जानना, इस बात पे तो पियाजे बिल्कुल फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, तो है ना। फिर है नेक्स्ट चीज एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की भी वो बिल्कुल बात करेंगे। डिस्कवरी लर्निंग के बच्चा खोज करे, एक्टिविटी करे, ये बात तो बिल्कुल सही है, एक्टिव एक्सप्लोरर्स कहा है उन्होंने, इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, क्या आप वर्बली एक एक चीज रटाएं बच्चे को, इस पे उन्होंने जोर नहीं दिया। ठीक, तो डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है। नॉट पूछा है क्वेश्चन में, नॉट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक। भाई जब जो इन्फेंट है, इन्फेंट किसको कह रहे हैं? शैशवावस्था का बच्चा जो जन्म से 2 वर्ष के बीच में है, जब वो अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपने हाथों से सोचता है ना, जब वो अपनी आंखों से, अपने कानों से और हाथों से सोचता है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो अपने हाथों से कोई एक्टिविटी करेगा, कानों से कहीं से कुछ सुना और देखा, मतलब अपने सेंसेस से सीखेगा। तो सेंसेस से सीखेगा का सिंपल मतलब है, जब बात सेंसेस से सीखने की हो गई, दैट मीन्स कि वो सेंसरी मोटर स्टेज में है, सेंसेस से अपनी समझ बनाने का प्रयास करता है बच्चा। इस बात को समझने में कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। तो सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे। 18th देखिए, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स, यानी छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करना, इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। यानी बच्चा अब छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स को, छिपी हुई वस्तुओं को क्या कर लेता है? मास्टर कर लेता है, यानी ढूंढ लेता है।
कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन उसके अंदर आ चुका है कि वो छिपी हुई वस्तुओं को आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अब नहीं है, यानी कौन सी एबिलिटी आ गई है? एबिलिटी आ गई कौन सी? ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी आ गई है, यानी अब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है। आउट ऑफ नो आउट ऑफ साइट, नो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी अब जो नजर के सामने नहीं है वो नजर के दिमाग में भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब उसके दिमाग में चीजें फिक्स्ड हो गई हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गई है। अब वो छिपी हुई चीजों को, छिपे हुए खिलौनों को ढूंढ सकता है, उसके दिमाग में मेमोरी पक्की हो गई है, ये कह सकते हैं हम। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, यानी नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम्स में फिट करना क्या कहलाएगा, ये पूछा है। देखिए एक बार फटाफट से बताइए। देखिए, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम्स में फिट करना क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन? नहीं भाई, ये आपका स्कीमा है, इसमें एक और चीज को फिट कर लिया आपने, क्या दिक्कत है? एसिमिलेशन कहलाएगा, आत्मसात करना। आत्मसात किया है, ऐड किया है आपने, पुरानी जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें ऐड कर लिया एक और चीज को, फिट कर लिया एक और चीज को। बदलाव नहीं हुआ, एडजस्टमेंट नहीं किया, जस्ट फिट किया है। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियोरी, भाई पियाजे की थियोरी के अनुसार विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सी एक चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगी या प्रभावित नहीं करेगी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को? ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी पियाजे करते समय, याद करके बताइए कि हमने इस पे क्या चर्चा की थी, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। देखिए फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। सोशल एक्सपीरियंसेस, ये गलत परेशानी है। मैंने आपको 4 एलिमेंट बताए थे और आप भूल जाते हैं, बार बार लोगों की बातों में आ जाते हैं। देखिए, एक है एक्टिविटी यानी एक्सपेरिमेंट, बच्चे को एक्टिविटी करके समझ में आएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी मैच्योरिटी या जीन्स कह लीजिए आप इसको, हेरिडिटी के कारण जो मैच्योरिटी परिपक्वता आएगी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी कह लीजिए आप इसको। तीसरी चीज थी सोशल एक्सपीरियंसेस, ये नहीं कह रहे कि बड़ों से सीख रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं इंटरेक्ट करके समझ तो अपनी बना सकता है कि नहीं। बहुत महत्व नहीं दिया बट दिया है। और फिर था इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन लैंग्वेज नहीं थी इसमें, कहीं लैंग्वेज नहीं थी। ईगोसेंट्रिक स्पीच को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया ही नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। समझ पा रहे हो या नहीं? आगे बढ़ेंगे। पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व, यानी वो ये कह रहे हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे हैं 2 से 6 वर्ष के, 2 से 7 वर्ष कह लीजिए, वो कंजर्व नहीं कर पाते, संरक्षण नहीं कर पाते। मतलब आकृति को देख के, जैसे वो ग्लास वाला एग्जाम्पल था, तो वो कंजर्वेशन नहीं हुआ उनमें अभी, तो कंजर्व नहीं कर पाते। इस उनके थॉट में रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, डीसेंटर नहीं कर पाते। ही एट्रीब्यूट्स दिस इनेबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस फैक्टर की वजह से है ये जो अक्षमता है बच्चे में? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग नहीं आई, या फिर पर्सनल फेबल होता है अपनी ही दुनिया में रहना, खुद को ही कहानियां सुनाना, एक अलग ही दुनिया बुन लेना, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट या लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सिंपल बात है, थॉट में रिवर्सिबिलिटी की कमी है, इसलिए कंजर्वेशन नहीं हुआ। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था जिसमें डिसेंट्रेशन और इरिवर्सिबिलिटी दोनों को मैंने सही बताया था, तो ये क्या है? रिवर्सिबिलिटी की कमी है, इसलिए कंजर्वेशन नहीं हुआ। अभी वो थॉट को आगे पीछे नहीं कर पाता, स्कूल से घर, घर से स्कूल जाने का रास्ता याद रखने में उसको दिक्कत होगी। जो भूल भुलैया वाले क्वेश्चंस नहीं होते उनमें वो घूम जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियोरी चिल्ड्रन लर्न बाय, पियाजे की थियोरी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, ये पूछा है। एक शीट में आपके साथ शेयर करा दूंगी जिसमें ये आंसर्स मार्क्ड होंगे इन सारे 3 की 3 थियोरीज के, क्योंकि ऐसे करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं एक शीट करा दूंगी पेडागोजी स्पेशल बैच में जिसमें ये मार्क्ड होंगे आंसर्स। ठीक है, देखिए एक बार पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। देखिए मेमोराइज करेंगे इंफॉर्मेशन को, भाई याद करने की, रटने की बात तो पियाजे करते ही नहीं है। फिर है स्कैफोल्डिंग की बात भी पियाजे नहीं करते, वाइकोस्की करते हैं। अडेप्टेशन अनुकूलन की प्रक्रिया तो हमने पढ़ा है।
फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, यानी अपने व्यवहार को चेंज करना जब रिवॉर्ड मिले, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। तो अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जिसमें आता है कि वो अपने आसपास की दुनिया में एकोमोडेट करके सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं वो अपनी दुनिया में और कुछ नया सीखते हैं, अपनी समझ बनाते हैं। ठीक है बात, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन दी डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2 से 7 वर्ष की जो स्टेज है उसको नाम क्या देंगे? कोई बात नहीं मंजू, गलतियां होती हैं, आगे से ना हो इस चीज पे फोकस कीजिएगा, है ना। गलत नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कहां सीखने की आवश्यकता अभी बाकी है? ठीक भाई, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही तो प्री ऑपरेशनल कह रहे हैं, 2 से 7 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 से 15 वर्ष। ठीक, अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की तो ये 7 से 11 वर्ष है। सेंसरी मोटर 2 जन्म से 2 वर्ष है। ये तो आपको बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए ये चीजें तो आज की डेट में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी जब आप चेंज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को, जो आज आपका स्कीमा है उसमें आप क्या करेंगे? परिवर्तन लाएंगे, चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक, नई इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए जस्ट फिट नहीं कर रहे हो आप, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कहोगे इसको? अडेप्टेशन। तो ये पूरी प्रोसेस ही कहलाती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मिल करके अडेप्टेशन कहलाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ईगोसेंट्रिज्म तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? एकोमोडेशन है, यानी समायोजन है। क्या है? समायोजन है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग, यानी अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की विशेषता क्या है? यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो गई है, इसकी विशेषता पूछी है, बताइए। कॉन्क्रीट में एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉन्क्रीट में सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के लॉजिक आता है, इंडक्टिव रीजनिंग आती है। बाकी जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, यानी अमूर्तता में आएगा। और इसको हम क्या कह रहे हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, ये सारी चीजें, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब यहीं आते हैं। ठीक, लॉजिक किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में, इसी स्टेज में आएगा। What term or phrase does Piaget use for mental structure which are the building blocks of thinking? यानी किस टर्म को या किस फ्रेज को पियाजे ने यूज किया मानसिक संरचनाओं के बनने के लिए, कि जो थिंकिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो मानसिक संरचनाएं बनी हैं, उसके लिए एक वर्ड पियाजे ने यूज किया। वो वर्ड क्या है? बताइए, फटाफट से बताइए। स्कीमाज है, जोन्स ऑफ डेवलपमेंट है, जीन है, या फिर क्या है? तो आपको पता है स्कीम या स्कीमा वर्ड को यूज किया है। मेंटल स्ट्रक्चर जो भी है हमारे दिमाग में, जितने भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा गया है, वो सभी मेंटल स्ट्रक्चर्स को, उन मानसिक संरचनाओं को स्कीमा कहते हैं। ये बात सिंपल है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए एक बार। डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, यानी कौन बच्चों को सक्रिय निर्माता के रूप में देखता है ज्ञान के, और उनको लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक कहता है, जो अपनी थियरीज, अपनी समझ दुनिया की स्वयं बना सकते हैं। बताइए फटाफट से, बहुत तेजी से। मेरी एनर्जी बढ़ जाती है एक्चुअली आप लोगों से मिलकर के, कि जब आप लोग यहां मिलते हैं ना, एक चीज होती है कि आपकी शक्ल में मिस करती हूं, बाकी तो कमेंट्स के थ्रू भी इतनी एनर्जी बनती है जिसकी हद नहीं है। देखिए, तो हम कह सकते हैं पियाजे, सिंपल है, पियाजे ही कह रहे हैं एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, एक्टिव बिल्डर्स हैं किसके? नॉलेज के। इस बात में कोई भी दोहराया है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी इनमें से कौन सा एक पेयर सही से मैच्ड है? करेक्टली मैच्ड, देखिए कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, ये देखिए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई,
यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा वर्गीकृत कर पाता है चीजों को, हाँ हमें पता है, ये तो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। इमिटेशन थोड़ी आएगी, इमिटेशन तो सेंसरी मोटर में ही शुरू हो जाती है, और ये इमेजिनरी प्ले भी। इन्फेंसी में लॉजिक कहां से आ जाएगा, जन्म से 2 वर्ष में। प्री ऑपरेशनल में डिडक्टिव थॉट नहीं, कोई भी लॉजिक आता ही नहीं है, इंडक्टिव भी कॉन्क्रीट में आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई, यानी जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा है वो चीजों को वर्गीकृत कर सकता है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकता है, और उसके अंदर दूसरा क्या वर्ड है यहाँ पे, कंजर्वेशन आ जाता है, कि वो ये समझ सकता है कि शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी सेम रहती है, ये वो समझ सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन। एक बच्चा कहता है कि जो कपड़े हैं ना वो सूरज की धूप में तेजी से सूखते हैं सॉरी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस बच्चे की कि अगर धूप में कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप इसको क्या मान रहे हैं? ये सिंबॉलिक थॉट है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, कॉज एंड इफेक्ट है, रिवर्सिबल थिंकिंग है? देखो रिवर्सिबल जैसा तो कुछ है नहीं इसमें, ईगोसेंट्रिक भी नहीं है। सिंबॉलिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि धूप कोई कपड़े सुखाने का सिंबल नहीं है। सिंबल तो है, हो सकता है कि भाई कपड़े सूख गए, सिंबल है, धूप से सूख गए, बट धूप से सिर्फ कपड़े सूखते हैं, ये कोई सिंबॉलिक कनेक्शन बन नहीं पा रहा उस तरीके का। तो कॉज एंड इफेक्ट है, कारण कार्य है, कि कार्य क्या है, धूप में कपड़े सूखना, कारण क्या है, धूप। कार्य जो है, जो कॉज है वो है धूप। सन क्या है, कॉज है यहां। इफेक्ट क्या है, कपड़े सूखना, ड्राई हो जाते हैं, ठीक। तो कारण कार्य है ये। आगे बढ़ेंगे, 30th क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की जो थिंकिंग है वो कैसे अलग है बड़ों से। देखिए फटाफट से। अमाउंट और काइंड में, ये बात तो मैंने आपको बताई है। साइज और करेक्टनेस जैसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था, सही गलत जैसा नहीं पढ़ा था हमने। 2 ही चीजें पढ़ी थी, एक था काइंड, दूसरी थी अमाउंट। अच्छा, इस काइंड और अमाउंट को क्वालिटी और क्वांटिटी भी कह देते हैं। क्वालिटी किसको कहेंगे, काइंड को, ये ऐसे भी आ जाता है कई बार। और क्वांटिटी किसको कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे अमाउंट को। किसको कहेंगे, अमाउंट को। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं पियाजे के अनुसार जो बच्चों की थिंकिंग है वो डिफरेंट है, किसमें, काइंड में अलग है देन इन अमाउंट। अमाउंट तो सेम ही है, प्रकार अलग है, क्वालिटी अलग है उनके थॉट की, बजाय की क्वांटिटी के सोचते वो भी उतना ही है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन।